तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अवकलन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास 12th में हैं और आपका मैथ सब्जेक्ट है तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप क्लास 12th में नहीं है, 10th में है या 11th में है, तब भी आप लोगों को इस वीडियो को देखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर 12th में आप मैथ लेना चाहते हैं तो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। ठीक है, तो अवकलन कैसे निकाला जाता है सब कुछ मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया जाएगा। आज तक आपने ये ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं और अवकलन को इतना आसान तरीके से आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अवकलन को कैसे निकाला जाता है, तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक जानकारियां सीख लेते हैं जो कि हमें अवकलन को ज्ञात करने में सीखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हमें अवकलन निकालना होता है तो उसमें कहा जाता है सापेक्ष। क्या कहा जाता है, तो सापेक्ष वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कह देगा x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, या 5y स्क्वायर का अवकलन y के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो आखिर ये सापेक्ष होता क्या है, ठीक है, तो इसको भी आज हम समझने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाला है और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वीडियो से आपको पूरा अवकलन आ जाएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आधा से ज्यादा आपको अवकलन ज्ञात करने आ जाएगा। बाकी मैं इसका पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज पार्ट पहला है, फिर उसके बाद दूसरा भाग आएगा, तीसरा भाग आएगा और 3-4 वीडियो से मैं आपको पूरा अवकलन सिखा दूंगा, A to Z अवकलन। ठीक है, आज के इस वीडियो से आप बेसिक चीजें सीख जाएंगे कि अवकलन को कैसे निकालते हैं। तो यहां पर मैं कुछ लिखने जा रहा हूं जैसा कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं, ठीक है, सभी संख्याएं, तो संख्या कहां से कहां तक होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तो कांस्टेंट कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जान जाइए, इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, तो कांस्टेंट कहा जाता है। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो अचर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, तो अचर कहते हैं। तो अवकलन में हमें क्या जरूरी है, तो ये सब सीखना जरूरी है। जितनी भी संख्याएं होती हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो आता है, 1 2 3 4 1/2 0.5 या करड़ी में 2 करड़ी में 3, जितनी भी संख्या जो भी आर से बिलोंग करती हैं, वास्तविक संख्याएं से बिलोंग करती हैं, वह सभी क्या कहलाएगा, तो कांस्टेंट कहलाएगा, जिसे हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें पता होना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें पता होना चाहिए ए से लेकर के ए से, ठीक है, कहां तक, W तक। ए से W तक जो ABCD का अक्षर होता है, ए से W तक, इसे भी हम क्या कहते हैं, तो कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इसको भी कहा जाता है कांस्टेंट, यानी कि अचर कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, तो आपको भी केवल वीडियो ध्यान से देखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि x y, z, x y तथा z, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे वेरिएबल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब चर, क्या कहते हैं, इसको चर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको जानना जरूरी है। पहला, सभी संख्याएं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कांस्टेंट कहलाती है। दूसरा, ए से लेकर W तक कांस्टेंट कहलाता है। और x, y और z को क्या कहा जाता है, तो वेरिएबल्स यानी कि चर कहा जाता है। तो सर हमें इनका क्या जरूरत है, आखिर इसका क्या मतलब है अवकलन में, तो पूरा का पूरा मतलब इसका ही है। ठीक है, पूरा का पूरा अवकलन जो है वह इस पर ही आधारित है। ऐसा क्यों, अब देखिए ये जो चीजें हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने एक चीज आप लोगों से कहा कि सापेक्ष, ये वर्ड भी बहुत बार यूज होता है। कभी भी अवकलन का क्वेश्चन आता है तो उसमें कहा जाता है कि x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करो, y स्क्वायर का अवकलन y के सापेक्ष ज्ञात करो, या 5y स्क्वायर का अवकलन y के सापेक्ष, x के सापेक्ष, z के सापेक्ष। ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है हमें अवकलन निकालने के लिए। ठीक है, तो सापेक्ष का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन में कह दे
कि एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का क्या चीज, अवकलन, अवकलन किसके सापेक्ष ज्ञात करने के लिए कह दे तो एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष। तो इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो गणितीय रूप में लिखने का मतलब जिसके सापेक्ष कहता है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको नीचे लिखते हैं और डी के साथ लिखते हैं। अवकलन का मतलब ही होता है कि डी उसके साथ रहना चाहिए, ठीक है। जिसके सापेक्ष कहता है उसको डी के साथ लिखेंगे और एक डी हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है, एक डी ऊपर लिख देंगे और नीचे डी के साथ जिसके सापेक्ष कहता है हम वो चीज लिख देंगे। अब बाकी जिसका अवकलन निकालना होगा उसको हम ब्रैकेट में ऊपर लिख देंगे। किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये होता है लिखने का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो अगर यक्स स्क्वायर का अवकलन यक्स के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है तो डी अपान यक्स रहेगा तो डी एक्स हो जाएगा, वाई रहेगा तो डी वाई हो जाएगा, और जिसका अवकलन ज्ञात करना है उसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर दे दिया जाए 5y स्क्वायर का अवकलन, 5y स्क्वायर का अवकलन, ठीक है, 5y स्क्वायर का अवकलन अगर दे दे y के सापेक्ष, इसके सापेक्ष y के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 5y स्क्वायर का अगर अवकलन y के सापेक्ष पूछ रहा है तो ऊपर d लिखेंगे और नीचे d के साथ जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लिख देंगे, यानी d बटे dy, और जिसका अवकलन ज्ञात करना है उसको हम कहां लिख देंगे, तो ऊपर लिख देंगे। तो क्या दिया है, 5y स्क्वायर दिया है, तो यहां से हो जाएगा 5y स्क्वायर, ठीक है। तो लिखने का तरीका अब आप लोगों को आ गया होगा। अब हम चलते हैं वहां पर कि हमें अवकलन अब निकालना कैसे है। तो ये सारी चीजें काम आने वाला है। अभी ये सब भी आपको पता चलेगा कि आखिर ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहां से ये अवकलन लिखने का तरीका है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं। कांस्टेंट का अवकलन हमेशा शून्य होता है। क्या कहा मैंने, कांस्टेंट का यानी कि अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है, शून्य होता है। तो ये पॉइंट आपको लिखना होगा। अब देखिए कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, तो कांस्टेंट का अवकलन किसी के भी सापेक्ष निकाला जाएगा, उसका अवकलन क्या होगा, हमेशा शून्य होता है। अगर यहाँ पे d बटे डी वाई के सापेक्ष और यहाँ पे 5 केवल लिखा है, 5 क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के तो बीच की संख्या है, तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे a से लेकर w तक के भी कोई अक्षर होगा तो उसका भी अवकलन क्या होगा, 0। अवकलन का मतलब यही है, d बटे जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे और जिसका निकालना है उसको आगे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी पहुंचेंगे कि एक्स स्क्वायर का कैसे निकलेगा, 5y स्क्वायर का कैसे निकलेगा। हमने कहा ना कि ये बेसिक क्लास होने वाला है, लेवल वाइज हम ऊपर जाएंगे। ऐसा नहीं सीधे मैं आपको हाई लेवल का सवाल बताऊं, नहीं, मैंने कहा ना 3-4 पार्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन को समाप्त करेंगे। तो ये क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है। अगर आपको अवकलन का कुछ भी नहीं पता है तब आपको इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किसी के सापेक्ष कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। किसी के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष, ठीक है, किसी के भी सापेक्ष, के भी सापेक्ष कांस्टेंट का अवकलन, ठीक है, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, का अवकलन, अवकलन क्या होता है, तो शून्य होता है। ये सब लिखना है आपको, ठीक है, शून्य होता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, अपने से यक्स के सापेक्ष मानते हैं, तो यक्स के सापेक्ष मैंने कह दिया, तो इसको कैसे लिखोगे, हमने कहा ना ऊपर डी लिखोगे और यक्स के सापेक्ष कहा तो नीचे डी एक्स लिखोगे। ऐसे लिखना है, किसी के भी सापेक्ष अवकलन कहेगा ऊपर तो डी हमेशा लिखना है आपको और नीचे डी के साथ जिसके सापेक्ष कहेगा उसका नाम लिख देना। तो यक्स के सापेक्ष तो डी एक्स हो जाएगा। किसका अवकलन निकालना है, तो कांस्टेंट का। तो हम यहां पर एक कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, 10। तो अगर हमें यक्स के सापेक्ष 10 का अवकलन ज्ञात करना है तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, शून्य आएगा। यही बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है। 10 का अगर हम अवकलन निकालें यक्स के सापेक्ष तो कितना आएगा, तो शून्य आएगा। ऐसे ही अगर हम d अपान
dy अगर लिखते हैं तो इसको हिंदी में क्या कहोगे, y के सापेक्ष, और यहां पर हम ले लेते हैं 5। तो अगर y के सापेक्ष 5 का हम अवकलन निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, तो 0 आएगा। कहने का यही मतलब है कि किसी के भी सापेक्ष अगर कांस्टेंट का अवकलन आप निकालेंगे तो उसका मान हमेशा कितना आने वाला है, तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, ऐसे देखो यहां पर एक चीज और हमने लिखा है कि a से लेकर w तक इन्हें भी क्या कहा जाता है, तो कांस्टेंट ही कहा जाता है। जैसे संख्या कांस्टेंट कहलाते हैं वैसे ABCD का a से लेकर w तक का जो अक्षर होता है वो भी क्या कहलाता है, तो कांस्टेंट कहलाता है। और कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम यहां पे क्या कर दें, तीसरा पॉइंट, अगर हम क्या कर दें d/dx यानी x के सापेक्ष हम a का अवकलन निकालें तो ये भी कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि a से लेकर w तक को भी क्या कहा जाता है, कांस्टेंट ही कहा जाता है। अगर ऐसे ही हम चौथा नंबर ले लेते हैं उदाहरण d/dz ले लेते हैं तो किसके सापेक्ष है, z के सापेक्ष है। तो अगर हम z के सापेक्ष यहां पर हम क्या कर दें, p का अवकलन निकाल दें तो ये भी कितना आएगा, तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और कांस्टेंट किसको कहा जाता है, तो जितनी भी संख्या होती है वो कांस्टेंट कहलाती है, और a से लेकर w तक को भी क्या कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये बात क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है कि x, y तथा z इन्हें क्या कहा जाता है, तो वेरिएबल्स कहा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन तो डायरेक्ट 0 होता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल्स का हमें यानी कि चर का हमें अवकलन निकालना होगा तो वहां पर हमें फार्मूले चाहिए, हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, और एक ही फार्मूला से ये नहीं होता है, जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे बहुत सारे फार्मूले आते हैं। ठीक है, तो हर एक फार्मूले से हम क्या करेंगे, अवकलन निकालना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक फार्मूले पर जितने भी अवकलन निकल सकते हैं, जो पहला फार्मूला है बेसिक फार्मूला, उस पर मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएबल्स का अवकलन कैसे निकालते हैं। तो यहां पर अब आता है वेरिएबल्स का अवकलन निकालने के लिए। एक बार मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको दिख रहा है। ठीक है, इधर का भाग आपको दिखाई दे रहा है तो मैं लिख सकता हूं। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब है x तथा y तथा z का अवकलन कैसे निकालते हैं। तो एक चीज आपको याद होना चाहिए, एक फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हमें क्या करना हो, x के सापेक्ष x के पावर n का अवकलन निकालना हो। क्या चीज है, अगर हमें x के सापेक्ष x के पावर n का अवकलन निकालना हो तो जो इसके पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, और जो यहाँ पे x रहता है उसको यहाँ पे लिखते हैं इसके आगे, और ऊपर क्या करते हैं, घात में से हम एक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस पे क्या करेंगे, अवकलन सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। बाकी अगले वीडियो में हम इसके आगे का भाग आपको बताएंगे। ठीक है, तो x के पावर अगर n का अवकलन निकालना हो तो n आगे आ जाता है और x के ऊपर जो रहता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। जैसे यहां पर ये किस पे लागू होगा, ये फार्मूला x, y, z इन्हीं तीनों पर केवल लागू होगा, बाकी इन सब पे नहीं लागू होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हमें निकालना हो x के सापेक्ष, आज हम क्या करेंगे, केवल x के सापेक्ष सीखेंगे। ठीक है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन निकालना, अवकलन निकालना कि कैसे निकालते हैं, x के सापेक्ष अवकलन निकालना। जैसे हमें क्या दिया गया हो कि अवकलन निकालना है x के सापेक्ष किसका, x का ही मान करके चलो। ठीक है, किसका निकालना है, x का। तो कैसे निकालोगे, तो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या कहता है कि अगर x के पावर n रहता है तो n आगे आ जाता है, और यहां पे जो x है x के पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो आप कहेंगे इसके तो पावर में कुछ है, ये नहीं है, लेकिन है, क्यों नहीं है। अगर पावर में कुछ नहीं होता है मतलब उसके ऊपर क्या रहता है, 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। तो फार्मूले के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहां से इसका एक क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो यहां से लिखेंगे 1। इनटू में होता है, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। और फिर किसको लिखा जाता है, जो यहां पर लिखा रहता है। तो क्या लिखा गया है, x लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
अब पावर में क्या है, तो पावर में से एक माइनस किया जाता है, तो पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो एक पहले से था, एक हमें माइनस करना है, तो एक का गुणा किसी के भी साथ करोगे तो वही संख्या मिलता है। तो यक्स के पावर कितना हो गया, 1 में से 1 घटाओगे 0, और यक्स के पावर 0 या किसी के भी पावर 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे दिया गया है, मान लो कि यहां पर d बटे डी एक्स दिया है, यानी यक्स के सापेक्ष हमें अवकलन ज्ञात करना है x के पावर 4 का। किसका ज्ञात करना है, x के पावर 4 का। तो क्या करते हैं, पावर वाला आगे आता है और उस संख्या के ऊपर पावर में से एक को माइनस किया जाता है। तो पावर में क्या है, 4 है, तो 4 आगे आ जाएगा और उस संख्या में से क्या किया जाता है, पावर में से एक -1 किया जाता है। मतलब पावर में जो रहेगा उसको आगे लिख दोगे, अब बाकी जिसके पावर में रहता है उस संख्या को लिखोगे और पावर में से एक माइनस कर दोगे। यही चीज करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4x के पावर कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, ये किसका अवकलन है, तो x के पावर 4 का अवकलन है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, ऐसे अगर एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे दिया गया है d बटे dx और यहाँ पे मान लो दिया गया है, ले लेते हैं x के पावर कितना है, तो यहाँ पे 12 ले लेते हैं। ठीक, 12 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, तो वही करेंगे, पावर क्या होता है, आगे आ जाता है और यहाँ पर जो लिखा रहेगा उसको लिखते हैं, अब पावर में से एक को माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12x के पावर कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे किया जा रहा है। तो यही चीज है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है अवकलन। अगर बेसिक तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। तो यहां से अगर x के पावर 12 का अवकलन निकालना है तो 12 और x के पावर 12 - 1 यानी 12x 11। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। ठीक है, आज हम केवल x के सापेक्ष सीखेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम थोड़ा क्या करेंगे, इसके आगे का भाग सीखेंगे। अब हमें क्या करना हो, अगर हम अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे d बटे डी एक्स और हमें अवकलन निकालना हो 3x का। किसका निकालना हो, 3x। तो अगर देखिए अवकलन तो हमेशा x का निकलता है, कांस्टेंट का हमने क्या बताया, 0। लेकिन कांस्टेंट का अवकलन तभी 0 होगा, क्या बता रहा हूं मैं, कांस्टेंट का अवकलन तभी 0 होगा जब वो कैसे हो, अकेले हो। कैसे हो, अकेले हो, तभी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। अगर किसी के साथ में हो तब क्या होगा, अगर किसी के साथ में होता है कांस्टेंट तो उसको बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और अकेले रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर किसी के साथ में है कि अकेले है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो साथ में है। किसके साथ में है, x के साथ में है, तो इसका अवकलन 0 होगा। तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका अवकलन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर आप अभी बताए हैं कि कांस्टेंट जब अकेले रहता है तब इसका अवकलन 0 रहता है, किसी के साथ रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 को बाहर कर देंगे। बाहर करने का मतलब सबसे बाहर हो जाता है, यानी d बटे dx से भी बाहर हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 3 आ गया बाहर, इनटू में क्या बच गया, d बटे dx और यहाँ पे क्या है, तो x है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, 3 इंटू एक्स का अवकलन हमने अभी क्या निकाला है, तो 1 निकाला है। तो यहां से देख सकते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। तो 3x का अवकलन कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, d बटे dx और यहां पर ले लेते हैं 5x स्क्वायर। क्या ले लेते हैं, 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है या x के साथ में है कि अकेले है, तो आप कहेंगे कि सर साथ में है, और साथ में है तो बाहर आएगा कि 0 हो जाएगा, तो सर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 5 इंटू d बटे dx इंटू में क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर 5 बाहर ही रहेगा। और x स्क्वायर का अवकलन कैसे निकालेंगे, किसके जैसा दिख रहा है, x के पावर n के जैसा। कैसा है, x के पावर n। x के पावर n का अवकलन क्या होता है, घात आगे आ जाता है और उसको लिख करके घात में से एक माइनस कर देते हैं। तो जब भी ये काम करना हो तो बीच में ब्रैकेट लगा लिया करो। ठीक है, जैसे कांस्टेंट बाहर करते हो बीच में ब्रैकेट लगा लिया करो। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, फिर x में से क्या करेंगे, उसके पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो यहां से क्या मिल गया, 5 कोष्टक में
2x के पावर 1 यानी यक्स कहोगे, अब गुणा करोगे तो 5 दुना के कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। जब कांस्टेंट साथ में रहता है तो उसको क्या किया जाता है, बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, और अगर अकेले रहता है तो उसका अवकलन कितना होता है, 0 हो जाता है। और उदाहरण समझते हैं। ठीक है, मैथ ऐसा चीज ही है, जितना ज्यादा उदाहरण लगाएंगे उतना अच्छा मैथ आपको आएगा। जैसे अब क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं 10x के पावर 1/2। तो पावर में 1/2 हो, 10/5 हो, कितना भी हो, ठीक है, कितना भी हो वैसे ही चलेगा, जो फार्मूला कहता है तो वही करेंगे। पहले देखो कांस्टेंट है, देखो इधर से चलेंगे आप देखते हुए। पहले क्या है, तो 10 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो देखेंगे किसी के साथ में है कि अकेले है, तो कहेंगे सर साथ में है। साथ में है तो 10 कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये हो गया 10। अब किसका हमें अवकलन करना है, तो d/dx x के पावर 1/2 का। x के पावर 1/2 कैसा दिख रहा है, x के पावर n के जैसा। तो क्या हो जाएगा यहां से, तो ये हो गया 10। अभी मैंने कहा बीच में ब्रैकेट लगा लो, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटू में यक्स लिखेंगे, अब पावर में से ये क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 10 इंटू 1/2। एक्स के पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, -1/2। 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, तो बराबर हो गया 5 x के पावर -1/2। ये किसका अवकलन है, तो 10 x के पावर 1/2 का अवकलन है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। और उदाहरण करते हैं। ठीक है, हर एक उदाहरण मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें अवकलन निकालना हो x के सापेक्ष किसका, करड़ी में 2 का, तो कहोगे सर करड़ी में 2, ये तो फार्मूले के जैसा भी नहीं दिख रहा है। और नहीं सॉरी, करड़ी में 2 नहीं, करड़ी में यक्स का, किसका, करड़ी में यक्स का। तो कहेंगे सर वेरिएबल तो है तो अवकलन तो निकलेगा, 0 तो होगा नहीं, लेकिन करड़ी का तो अवकलन हमें नहीं आता है, फार्मूले में तो करड़ी नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, तो इसको बनाएंगे कैसा, फार्मूले के जैसा। तो हम करड़ी में यक्स को क्या लिख सकते हैं, तो करड़ी में यक्स का मतलब होता है d/dx यक्स के पावर 1/2। भले ही आप पहली बार सुन रहे हैं लेकिन ये ऐसा ही होता है। अगर करड़ी में यक्स है तो इसको घात के रूप में 1/2 लिखा जाता है। अगर करड़ी में यक्स है और अंदर यहाँ पर 3 लिखा गया है तो इसके यक्स के पावर 1/3 कहते हैं। करड़ी में यक्स और अंदर 4 लिखा है तो यक्स के पावर 1/4 कहते हैं। ऐसे इनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करड़ी में अगर यक्स का अवकलन या किसी के भी करड़ी का अवकलन निकालना हो तो उसके पावर में क्या चला जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो 1/2, 3 रहेगा तो 1/3। अब इसका निकाल सकते हो, फार्मूले के जैसा है। 1/2 आगे आ जाएगा यक्स, और फिर 1/2 में से क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 यक्स के पावर -1/2। तो ये क्या हो गया, करड़ी में x का अवकलन। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि d/dx ज्ञात करो, करड़ी में x और यहाँ पर 3 लिखा गया है, निकाल लोगे क्या, आप इसको कैसे लिख सकते हो, d/dx x के पावर 1/3। ठीक है, निकल जाएगा ना। तो ये ऐसे होता है करड़ी का अवकलन। अब अगर इसी के साथ करड़ी के साथ कोई चीज दिया गया हो तो वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया था। कैसे, अगर कोई चीज दिया है d/dx और यहाँ पे मान लो दिया है 4 करड़ी में यक्स, तो क्या करोगे, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये 4 बाहर आ गया, इंटू में क्या हो गया d/dx करड़ी में यक्स। करड़ी में यक्स का तो अवकलन नहीं आता है तो क्या कर देंगे, 4 इंटू d/dx, करड़ी में यक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब बाकी इसका अवकलन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, निकल जाएगा। तो कांस्टेंट अगर साथ में रहता है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 नहीं होता है, वो बाहर आ जाता है। और अकेले रहता है तो उसका अवकलन कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। जैसे अगर हमें निकालना हो d/dx और क्वेश्चन में दिया हो 4x + 5 का, तो अवकलन एक एक का निकालते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो पहले क्या है, 4x है, तो अगर हम 4x का अवकलन निकालें तो अगर देखिए कोई चीज ब्रैकेट में लिखा गया प्लस करके या माइनस करके, तो हम क्या करते हैं, प्रतीक का अवकलन निकालते हैं। यानी क्या करेंगे, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x का अवकलन, और प्लस में किसका ज्ञात करना है, तो d/dx 5 का अवकलन। ऐसे लिखोगे ना, कोई चीज कॉमन दिया जाता है तो कॉमन के बाद अगर गुणा करते हैं तो सबके साथ गुणा होता है। वैसे यहां से अवकलन भी किसके साथ होगा, सबके साथ होगा। तो 4x का अवकलन देखिए, पहले 4 है और 4 के बाद यक्स है, तो यक्स के साथ 4 है, तो 4 कहां आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। तो क्या बच गया, d/dx इंटू में यक्स। अब प्लस में क्या है, d/dx किसका अवकलन निकालना है, 5 का। क्या 5 के साथ कोई वेरिएबल है, x y z है, तो कहेंगे सर नहीं है, तो 5 का अवकलन कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। तो बराबर मिल गया 4 गुणे यक्स का अवकलन 1 होता है प्लस 0 है, तो अवकलन कितना आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है, तो अकेले अगर रहेगा तो अवकलन 0 आता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताइए d/dx 5a का अवकलन कितना होगा, तो सर कहेंगे 5 बाहर आ जाएगा और a के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, a के पावर 0 यानी 0, इसका मान 0 आएगा। नहीं, a भी क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है, और 5 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो पूरे मिलाकर ये क्या बन गया, कांस्टेंट बन गए, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था a से लेकर w तक क्या कहलाता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट के साथ करोगे तो कांस्टेंट ही मिलता है, अचर ही मिलता है। जैसे अगर हमें ज्ञात करना हो d/dx 10 किसका मान ज्ञात करना हो, मान लो r का मान, 10 r का अवकलन ज्ञात करना हो, तो r भी कांस्टेंट 10 भी कांस्टेंट, तो मान कितना होगा, इसका अवकलन कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो इतना आपको क्या करना है, घर पे रिवीजन करना है। बाकी अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसके आगे का अवकलन बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि घात का अवकलन कैसे निकालते हैं, सब कुछ अभी तक हमने केवल यक्स के सापेक्ष पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी आगे हम नहीं बढ़े, केवल यक्स के सापेक्ष कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर अकेले रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा। अब आप कहेंगे सर गुणा में रहेगा, भागा में रहेगा, तो इसका क्या होता है, तो प्लस माइनस के लिए यही नियम चलेगा जो मैंने आपको बताया है, प्लस माइनस के लिए। लेकिन गुणा और भाग के लिए अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है।